Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम चुकने वाले लोग। नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा मिशन जो पूरी दुनिया की नजरों से छुपाकर पूरा किया गया। ये कहानी है भारत के एक न्यूक्लियर पावर बनने के उस सफर की, जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला बल्कि दुनिया में पावर का पूरा खेल ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस सफर की शुरुआत करेंगे एक सपने से, फिर बात करेंगे भारत के पहले न्यूक्लियर धमाके स्माइलिंग बुद्धा की, जानेंगे कि इस पर दुनिया का रिएक्शन कैसा था, और फिर पोखरण 2 जब भारत ने खुलकर अपनी ताकत का ऐलान किया, और आखिर में समझेंगे कि आज भारत की न्यूक्लियर ताकत का क्या मतलब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी किसी राजनीतिक फैसले से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के दूरदर्शी सपने से शुरू होती है। यहीं से भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव पड़ी। ये हैं होमी जहांगीर भाभा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। और पता है खास बात क्या है? उन्होंने ये सपना आजादी से भी पहले देखा था। एक ऐसे भारत का सपना जो साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी से कम ना हो। बस इसी एक सोच ने उस रास्ते की नींव रखी जिस पर चलकर भारत एक न्यूक्लियर पावर बना। तो शुरुआत में सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। देखिए, 1956 तक आते आते तो भारत में एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा काम भी करने लगा था। लेकिन फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर थी और न्यूक्लियर प्रोग्राम का मकसद सिर्फ बिजली बनाना नहीं रह गया था, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। तो कई सालों तक खामोशी से काम चलता रहा, और फिर वो पल आया जब भारत दुनिया को ये बताने वाला था कि वो क्या कर सकता है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 18 मई 1974, जगह पोखरण का तपता रेगिस्तान। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये एक ऐसा धमाका था जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली थी। अब देखिए, ऑफिशियली भारत ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा। मतलब हमारा मकसद मिलिट्री नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। पर सवाल ये था कि क्या दुनिया इस पर यकीन करेगी? जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी वो तो इसे शक की नजर से ही देख रही थी। और जानते हैं इस पूरे ऐतिहासिक काम के पीछे कितने लोग थे? सिर्फ 75 साइंटिस्ट्स की एक छोटी सी टीम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिशन कितना सीक्रेट रखा गया था। राजा रमन्ना और उनकी टीम ने वाकई दुनिया को दिखा दिया कि भारत के साइंटिस्ट्स क्या कमाल कर सकते हैं। तो पोखरण में तो धमाका हो गया, लेकिन इसकी असली गूंज दुनिया भर की राजधानियों में सुनाई दी, और जो रिएक्शन आए वो बहुत बहुत तीखे थे। इसका असर देखिए फौरन हुआ। सबसे पहले तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बना दिया गया ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लेन देन पर कंट्रोल किया जा सके। फिर कनाडा, जिसने हमें रिएक्टर में मदद की थी, वो इतना नाराज हुआ कि उसने सारी मदद रोक दी। और उधर पाकिस्तान, उसने इसे अपने लिए सीधा खतरा माना और अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी तेज कर दिया। कई सालों तक दुनिया बस अंदाजे लगाती रही कि यह टेस्ट शांतिपूर्ण था या नहीं। फिर सालों बाद 1997 में मिशन के जो हेड साइंटिस्ट थे राजा रमन्ना, उन्होंने खुद इस राज को खोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि भले ही हमने दुनिया को जो भी बताया हो, असल में वो एक हथियार का ही टेस्ट था।
तो पहले टेस्ट को 24 साल बीत गए। दुनिया काफी बदल चुकी थी और अब भारत एक बार फिर तैयार था, इस बार एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाने के लिए। इस बार कुछ भी छिपाया नहीं गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 1998 में भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 5 और न्यूक्लियर टेस्ट किए। इस ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि अब हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। और इस मिशन के दिल में कौन थे? हमारे सबके प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। वो इस पूरे प्रोजेक्ट के चीफ साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर थे और उनकी अपनी कहानी, एक आम घर से निकलकर देश का राष्ट्रपति बनना, वो खुद में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बहुत साफ कहा कि ये कदम हमने अपनी सुरक्षा के लिए उठाया है, ये हमारी जरूरत थी। और जैसा कि विदेश मंत्रालय का ये बयान भी बताता है, उनका फोकस हमेशा पड़ोसियों पर रहा। तो ये जो ताकत हासिल की गई वो भी उसी बड़ी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा थी। ठीक है, तो अब भारत ऑफिशियली एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। लेकिन देखिए, सिर्फ हथियार बना लेना काफी नहीं होता। असली चुनौती तो एक ऐसा सिस्टम बनाने की थी जो भरोसेमंद हो, जो किसी भी खतरे को आने से पहले ही रोक दे। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर ट्रायड का। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि देश जमीन से, हवा से और समुद्र से, तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अगर दुश्मन हम पर पहला हमला कर भी दे, तब भी हमारे पास जवाबी हमला करने की ताकत बची रहेगी। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। और इस ट्रायड का सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा है? वो है INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स। सोचिए, ये समुद्र की गहराइयों में कहीं भी हो सकती हैं, किसी को पता नहीं। यही चीज ये पक्का करती है कि भारत की जवाबी हमला करने की ताकत हमेशा सुरक्षित है। और यही डर किसी भी दुश्मन को हमला करने से रोकता है। तो देखिए, जो सफर एक साइंटिस्ट के सपने से शुरू हुआ था, वो आज भारत को एक बड़ी ताकत की हकीकत तक ले आया है। पर कहते हैं ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत का रोल क्या होगा? और ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। हमने जो सोचा वो देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है, और हमने जो पाया